रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेशन 2 में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी चैनल पे कल हमने रेलवे ग्रुप डी सेशन 1 कर रखा है ना, डिटेल एनालिसिस, जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर सवालों को देखा, चीज़ों को समझा, कैसा ग्रुप डी सवाल पूछता है, कितना आसान, कितना कैलकुलेटिव, कैसा कैसा क्वेश्चन था। आपको पता है कि पिछले साल 2022 में, सॉरी पिछले साल नहीं, 2022 में लास्ट एग्जाम हो रखा है रेलवे ग्रुप डी का, जो लगभग 99 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रखा है। तो हमने लगभग 17 अगस्त का शिफ्ट 1 का हमने डिटेल एनालिसिस किया, चीज़ों को समझा, कैसा सवाल देता है, कैसा पूछता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, आज रेलवे ग्रुप डी का लास्ट डेट है ना, और आप लोग फॉर्म भर लिए होंगे। आपको पता है कि पिछले साल, सॉरी पिछली बार कितना फॉर्म गिरा था, लगभग करोड़ों फॉर्म गिरा था। इस बार उससे भी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है ना। और मैथ का अगर आप देख करके जितना एनालिसिस किए होंगे, 20-25-30 क्वेश्चन था, उसमें आपने ये देखा होगा कि लगभग 20-22 क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बन जा रहा है। सब स्टूडेंट, जितने भी एवरेज स्टूडेंट बैठेंगे उसमें, वो लगभग 20 क्वेश्चन बना के ही आएगा। अगर मान लो टोटल 25 क्वेश्चन पूछ रहा है 100 में, एक मान के चलते हैं, तो उस 25 क्वेश्चन में से 20-21 एवरेज सारे बना के आएंगे, है ना। 2-4 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसको बनाने के लिए आपको बेस्ट अप्रोच और सही रणनीति की ज़रूरत है ना। प्रैक्टिस करना होगा, एक्सेसिव प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, और वहीं 2-4 नंबर मेरिट में काम आएगा, है ना। एवरेज अटेम्प्ट करके आओगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, घर पे बैठ के शांति से डिटेल एनालिसिस करिए, चीज़ों को समझिए। कोई भी टॉपिक ऐसा छूट रहा है, जैसे इसमें जो भी सवाल पूछ रहा है, जिस जिस टॉपिक से, हम टॉपिक वाइज भी लेक्चर लेकर आने वाला है। जैसे ये देखिए, मीन मीडियन मोड का बहुलक का क्वेश्चन कल बहुलक से था, आज मीडियन पूछ रहा है ना। तो ये रेलवे से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं, इसका मैं एक एक करके टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा। अभी आप क्या करिए, इसको बढ़िया से पढ़िए, इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है ना। इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा क्वेश्चन एग्जाम्स में, है ना। इसलिए अच्छे से समझना है चीज़ों को, क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो रहा है ना। ABCD नहीं मारना है मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला है, भागते रह जाओगे। आइए ये भी फिर एनालिसिस करते हैं। ये 17 अगस्त का ही है, शिफ्ट 2 का है ना। वो शिफ्ट 1 था, ये शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इस उसके अपेक्षा इसमें कितना टफ दिया है, क्या दिया है, कैसा दिया है क्वेश्चन, एक एक चीज़ को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है हमसे एक डाटा, और बोल रहा है कि इसका माध्यक ज्ञात करें, यानी मीडियन हमसे पूछ रहा है। मीडियन, मीडियन का कॉन्सेप्ट अगर पढ़िएगा, मान माध्यिक का बहुलक, तो बोलता है सर जो डाटा दिया है ना, उस डाटा को पहले अरेंज करिए। किस ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग में या तो असेंडिंग में, यानी या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। ज़्यादातर हमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम में भी लिखिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। एग्जाम में बनाते समय वो डाटा भी नहीं लिखना है, अभी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर इस चीज़ को हम अरेंज करें, अगर क्रम दर क्रम दर, यानी बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, जैसे अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो पहले क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा उसके बाद 15, फिर उसके बाद क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 18, फिर क्या आएगा 22, फिर क्या आएगा 33, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई 55, फिर उसके बाद क्या आएगा 71, फिर उसके बाद क्या आएगा 75। पहला स्टेप क्या है, जो भी डाटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में, यानी हम बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। अगला स्टेप क्या होता है कि जो भी डाटा बढ़ते क्रम में आ गया, उसका जो बीच वाला होगा वो मीडियन हो जाएगा, बीच वाला। हम बोले इसमें बीच वाला कौन है, तो बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल 10 है। ये टोटल कितने हैं 10, 10 का बीच में निकलिएगा तो 5.5 आएगा, यानी कोई बीच वाला है ये नहीं है। कोई बात नहीं, बीच वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर, बीच में कुछ बचा नहीं। तब उस टाइम पे कॉन्सेप्ट कहता है कि तब अगर बीच वाला ना हो, मान लीजिए 9 गो रहता तो बीच वाला आंसर हो जाता 4 इधर 4 इधर। जब बीच वाला ना हो तो दिए गए जो डाटा बचा दोनों, उसको जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए, सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो 18 और 22 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40, और 40 भागा 2 कितने हो जाएगा भाई 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, यानी कि माध्यिका कितना होगा, मीडियन कितना होगा 20। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये समझाने के लिए आपको एग्जाम में इतना प्रैक्टिस करना है, ये उतारना नहीं है, लिखना नहीं है, ये पूरा डाटा उसी में आपको देखना है कि टोटल कौ गो है भाई 10 को। 10 में यानी कि हमको पता चल गया कि पांचवा और छवा होगा, ठीक है, क्या है कि 4 इधर होगा 4 इधर होगा, ठीक। तो पांचवा और छवा इसमें क्रमदर अपने से ढूंढ लेना है, कौन पांचवा अंक आएगा, पांचवा बारी, और छवा बार कौन आएगा, उसको डिवाइड करिए, है ना। इसको लिखना नहीं है इतना। आगे बढ़ते हैं।
सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है इस डाटा को आप सिंप्लीफाई करिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इससे जुड़ा तो नहीं है लेकिन इसी जैसा है, समझ लीजिए आगे काम आएगा कब। जिसे देखिए, मान लीजिए 2 के पावर 2 के पावर 3 दे रखा है, 2 के पावर 2 के पावर 3, और एक बार 2 के पावर 2 लेकिन ब्रैकेट में 3 दे रखा है। इन दोनों का अगर डाटा मैं पूछूं कि ये बताइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 8। कितना हो जाएगा? 2 के पावर 8। और ये होगा 2 के पावर कितने? 6। दोनों में अंतर है। ये ऐसा जब रहेगा ना, ब्रैकेट नहीं रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है 2 कितनी बार है? 3 बार। और ये होगा घातांक करनी पड़िएगा तो x के पावर m होगा या m के पावर n, तो ये दोनों गुना हो जाते हैं 2 के पावर 6। ये काम आएगा घातांक करने में कब, इसलिए बता दें। आते हैं हम अपने सवाल पे। को दे रखा है 3 के पावर 2 के पावर कितने दिया है? 3। तो बोले सर कि 3 के पावर 2 के पावर 3 हो जाएगा 3 के पावर कितने? 6। और ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, 2 के पावर 3 के पावर 2 यानी 2 के पावर कितने हो जाएगा? 6। इसको 3 का 6 करिएगा, ये हो जाएगा 729। और ये कितना हो जाएगा? 64। ये हो जाएगा 9 3 6 2 8 1 9। ये आपका कितना हो जाएगा? सिंप्लीफिकेशन, सिंपल सा क्वेश्चन, 793। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रखा है कि एक व्यक्ति है रंजन। कौन है भाई? रंजन। इसका अभी जो प्रेजेंट में जो इनकम है, वेतन है, वो कितना है? 34,500। बोल रहा है कि इस वर्ष उसका जो पेमेंट है वो बढ़ गया। अब कितना हो गया भाई? 38,640 रुपया। तो हमसे बोल रहा है कि इस वर्ष में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? प्रतिशत में वृद्धि बताइए। एक होता है रुपया में, अगर रुपए में हमसे पूछता तो सिंपल बता देते कि 34,500 था, 38,640 हुआ, यानी कि 4,140 रुपया बढ़ गया। ये रुपया में हुआ। बोला है कि रुपया में ना, परसेंटेज में बताओ कितना। तो परसेंटेज यानी इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज यानी वृद्धि परसेंट अगर निकालेंगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले निकालेंगे कि इंक्रीज हुआ कितना भाई। तो अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो ये निकलेगा 4,140 रुपया। कितने? 4,140 रुपया। यानी कि टोटल उसको वृद्धि कितना हुआ? 4,140 का। हम बोले पहले कितना था, क्योंकि वृद्धि कभी भी कमी से ही होता है। कोई भी चीज़ बढ़ता है कम से ना जी, ज़्यादा से थोड़ी नहीं बढ़ेगा। तो इंक्रीज कितना का हुआ? 4,140 का। कितने से? 34,500 से। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। अब इसको सिंपल कटा लीजिए, जो आंसर होगा आएगा वो कट के आंसर हो जाएगा। ये 5 से कटाइए, 5 6 31, ये 9 बार में, ये 5 8 40, 5 दूनी का 10, 5 8 40, ये जाएगा 1 बार में और ये 2 बार में। यानी कि इंक्रीज परसेंट कितना हुआ भाई? 12%। उसके वृद्धि हुई वेतन में कितने परसेंट? 12%। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है हमसे, है ना। पाई चार्ट का कभी भी क्वेश्चन कभी भी दे, पूरा डिटेल में कभी नहीं पढ़ना है, बार बार बताते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन हमेशा नीचे देता है, देखिए। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है और आगे बढ़ना है, पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है। इसमें दे रखा है 3 तरह का टेस्ट है, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। इसमें क्या दे रखा है कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 अगर कोई व्यक्ति एग्जाम देना चाहता है तो कितने तरह का टेस्ट है भाई? 3 तरह का। एक टेस्ट 1 है, एक टेस्ट 2 है और टेस्ट 3 है। अगले लाइन में लिख रखा है कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों के लिए अधिकतम अंक कितने अंक का है? 80 अंक। यानी अगर कोई लड़का टेस्ट 1 दे रहा है तो कितने नंबर का देगा? 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भाई? 80 मार्क्स का। टेस्ट 2 भी अगर एग्जाम दे रहा है तो भी कितने मार्क्स का देगा? 80 मार्क्स का। लेकिन अधिकतम, और आगे लिख रखा है कि टेस्ट 3 के लिए अधिकतम अंक कितने हैं भाई? 100। लेकिन टेस्ट 3 अगर कोई दे रहा है लड़का तो कितने नंबर का देना होगा? 100 नंबर का। यानी 3 लड़का है ABC, अगर कोई भी एक व्यक्ति तीनों टेस्ट दे रहा है तो टोटल कितने नंबर का टेस्ट देगा भाई? तो 100 यहाँ पे और 80 80 यहाँ पे, 260 मार्क्स का मार्क्स वो यानी देगा टेस्ट। हमारे सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि सर हमको ये बताइए कि यदि A और C ने अपना अपना प्रदर्शन किया, यानी A और C दोनों ने अटेम्प्ट दिया है टेस्ट तीनों, तो हमसे पूछ रहा है कि A ने C से कितने अधिक अंक लाया। अंक अगर पूछता सिंपल तो अंक बता देते हैं, हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंक बताइए। निकालते हैं, पहले देखेंगे कि A लाया कितना भाई, है ना। तो A का अगर मार्क्स हम पूछ रहे हैं तो बोले सर देखिए, टेस्ट 1 में A 45, इसमें 50 और इसमें कितने 75। ये जो टोटल जोड़िएगा तो 5 5 आपका 0, 7 5 12 4 16 1 17। यानी कि सर टोटल जो है ना A जो है A
कितने नंबर लाया है? 170 नंबर। बोले सी कितना लाया भाई? तो सी बोले सर इसमें 40, इसमें 45 और इसमें 65। ये 5 5 शून्य, 6 4 10, 4 14 1 15, यानी कि ये 150 मार्क्स लाया है। ए जो है 170, सी कितना? 150 नंबर। क्लियर है? अगर हमसे सिंपल ये नंबर में पूछता कि कितना नंबर ज़्यादा लाया है ए, तो 20 नंबर ज़्यादा लाया है। कितने नंबर? 20 नंबर। लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हम अगर परसेंटेज में यहाँ निकालेंगे कि ए का, किसका निकाल रहे हैं? ए का परसेंटेज में कितना ज़्यादा लाया है, तो हम बोले कि नंबर में कितना ज़्यादा लाया है, तो बोले सर 20। कितने? 20। टोटल कितने नंबर का एग्जाम था? तो 260। ये 260 कहाँ से आया? 80 इसका प्लस 80 टू का और 100 इसका। टोटल जो नंबर एग्जाम्स होगा, ये तीनों को अगर जोड़िएगा तो टोटल कितने नंबर का हो जाएगा एग्जाम? 260 मार्क्स का। तो 260 मार्क्स का ये भी एग्जाम दिया, 260 मार्क्स का ये भी दिया। इसका 20 ज़्यादा है, 260 पे प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए, जो आएगा आंसर। इसको काट लेते हैं, इसको फिर काट लेते हैं। 4 से 13 चौका 52, 4 5 20, यानी कि 50/13। 13 13 39, 13 चौका 52। ये यहाँ पे कहीं गलत हो गया क्या कटाने में? एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से इंक्रीज परसेंट, यानी किसका निकाल रहे हैं? ए का परसेंटेज। ए कितने नंबर ज़्यादा लाया है भाई? 20 नंबर। कितने से? 260 से। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ये 2 से आपका कट जाएगा 13 बार में, 2 से आपका 5 बार में। ये हो जाएगा 20 5 100, 100/13, 13 7 91, यानी कि लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर पाई चार्ट का एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए। बार बार बोलते हैं कि ये पूरा जो है ना डिटेल में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे 5 विक्रेताओं द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी, क्यू द्वारा बेची गई बीमा का पॉलिसियों का परसेंटेज। देखिए ये जितने भी हैं ना, ये सारे पॉलिसी के बारे में दे रखा है। हम बोले पूछ क्या रहा है? बोल रहा है लास्ट में कि इतना बताइए पाई चार्ट को देखकर कि क्यू इस पॉलिसी में कितने % का भागीदारी है। यानी क्यू भी बेचा है, पी क्यू आर और एस और टी पाँचों बेचा है। तो क्यू कितना पॉलिसी बेचा है? अगर ये सिंपल पूछता तो क्यू कितना बेचा है? 165। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। निकाल देते हैं भाई कि क्यू का परसेंटेज कितना है। तो हम बोले क्यू बेचा कितना है भाई? तो बोले सर 165। टोटल पॉलिसी में से, टोटल पॉलिसी का माने होगा टोटल कितने का हुआ, जोड़ लेते हैं। ये टोटल जोड़िएगा तो 6 1 7 7 5 12 12 8 20 का कितना हो जाएगा? 0। टोटल पॉलिसी यानी ये निकाल रहे हैं कि टोटल पी क्यू और आर और एस और टी मिलकर टोटल पॉलिसी कितना बेचा है। क्लियर है? 0। यहाँ पे 2 1 3 3 6 6 6 12 13 14 और एक कितना हो जाएगा? 15 16। क्लियर है? हाथ में लगा एक, कितना हो जाएगा? 660। यानी कि कह सकते हैं कि पी क्यू आर और एस और टी मिलकर पाँचों मिलकर टोटल कितने पॉलिसी बेचा है भाई? 660 का। उसमें से क्यू का कितना है? 165। तो 165 जो है 660 का कितना है, बस इसको भाग लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कटा दिए, ये आपका कट जाएगा 11 से कटाते हैं, 11 एकम 11, ये 11 छक 66 और ये 11 एकम 11, 11 5 55 और कटेगा, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, ये 3 से कटेगा कितने? 5 बार में। 50 कितने भाई? 25%। यानी कि टोटल जो है, टोटल क्यू का जो भागीदारी है उसमें कितने % का है? 25% का है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये डिस्काउंट का, इसको भी समझते हैं, है ना। देखिए जब डिस्काउंट पढ़िएगा ना तो उसमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझिए। कभी भी डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट मार्क्स प्राइस पे होता है, कभी भी किस पे होता है? मार्क्स प्राइस पे डिस्काउंट होता है। इसमें हमको 3 डाटा दे रखा है, 3 गो। कोई ऑफर दुकानदार है हमको 3 तरह का ऑफर दे रहा है। बोल रहा है कि देखिए आप पे अगर पहले ऑफर का बात किया जाए तो बोल रहा है कि सर देखिए यदि आप 5 वो खरीदिएगा ना तो आपको 3 में मुफ्त दिया जाएगा। 3 चीज़ें क्या देगी? मुफ्त देंगे हम। दूसरा ऑफर दे रहा है कि अगर आप 5 कोई वस्तु खरीदिएगा तो आपको 6 को क्या देंगे? फ्री में देंगे। ठीक। तीसरा बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हम आपको आर्टिकल छूट नहीं देंगे, जो भी पैसा होगा उस पर हम आपको 2 छूट देंगे, एक 10% का और एक 5% का। यानी एक दुकानदार 3 तरह के ऑफर पेश कर रखा है। हमसे पूछ रखा है ये बताइए कि अगर तीनों में से कोई ग्राहक को अगर कोई लेना है आर्टिकल तो किस छूट को ले? मतलब क्या फर्स्ट वाला ले, सेकेंड वाला, थर्ड वाला
कि किस योजना पर सबसे ज़्यादा लाभ होगा, है ना। इसमें दे रखा है वही चीज़ कि ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन होगा, यानी ग्राहक अगर लेना चाहते हैं इन्हीं 3 योजनाओं में से कोई एक। दुकानदार 3 तरह की योजना पेश कर दिया, अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ले जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा छूट मिल जाए, तो बोले कि कौन सा लिया जाए। आइए चीज़ों को समझते हैं। एक एक तो नहीं निकालना पड़ेगा, है ना, पर हम निकाल के दिखा दे रहे हैं ना। देखिए, अगर डिस्काउंट परसेंट निकाले हम कि कितना परसेंट छूट देगा, तो हम बोले कि कौ को छूट दोगे, तो बोल रहे सर 3 को छूट देंगे। कितने का? 3 वस्तु यानी 3 रुपया। जब डिस्काउंट पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 जो मुफ्त आर्टिकल है इसको रुपया कैसे बना दिए, यूनिट कैसे बना दिए, अभी समझिए। जितना छूट मिलता है ऊपर लिखिए, जितना डिस्काउंट मिलता है कहाँ लिखते हैं? ऊपर। डिस्काउंट कितना मिला है? 3 को, तो 3 को ऊपर लिखेंगे। नीचे लिखिए टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब हुआ कि 5 को खरीदेंगे 3 को मुफ्त देगा, यानी मेरे पास टोटल घर पे अगर हम खरीद के लाएंगे तो टोटल को वस्तु लाएंगे? 8 को। क्या कि 5 को तो पैसा देवे क्यों उसका, 3 को फ्री में देगा, तो टोटल कितने देंगे? 8। और प्रतिशत लाने के लिए 100। क्लियर है? इतनी सी बात है। इसको कटा लेते हैं, ये कितने हो जाएगा? 4 दूनी का 8, 4 से कितने? 25, यानी कि ये हमारा 75 बाटे 2, यानी कि लगभग 37 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लीजिए 5 आएगा, मान नहीं लेना, 37.5% आएगा। इसका माने ये हुआ कि अगर कोई ग्राहक पहला छूट लेकर के जा रहा है तो जो भी वस्तु खरीदेगा उस पर 37.5% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा वाला देखते हैं कि इस पर कितना डिस्काउंट मिलेगा। बोले सर देखिए, इस पे हम आपको 6 को डिस्काउंट देंगे, यानी 6 को मुफ्त में देंगे। हम बोले टोटल कितने से, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 5 कितना? 11। 6 5 कितना? और प्रतिशत लाने के लिए 100, ये हो जाएगा 600 बटे कितने? 11। यानी अगर इसको भाग लगाएंगे 611 बटे 55, फिर 5 आएगा 1144, यानी कि लगभग 54 पॉइंट ये समथिंग आएगा। इतना परसेंट। क्लियर है? 54 लिखते हैं। इसमें देखते हैं इसमें कितना डिस्काउंट हमको मिलेगा। इसमें अगर डिस्काउंट का बात किया जाए तो जैसे भी निकालना है निकालिए। सिंपल डाटा हो तो बोलता है निकालने के लिए आप क्या करिए, लिखिए 10 + 5 और प्लस 10 गुना 5 बटे 100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, यहाँ पे प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है। यहाँ पे क्या होता है? माइनस। एक बार फिर से लिखते हैं, 10 + 5 माइनस 10 गुने 5 बटे 100, ये आपका हो जाएगा 14 पॉइंट कितने? 5। ये 10 5 15 में से 0.5 घटाएंगे, कितने हो जाएगा? 14.5%। ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का सिंपल जब डाटा देना 10% 20%, तो भिन्न में जाकर के मत बनाइए। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है A+B माइनस AB बटे 100। क्लियर है? इस पे A और B का मान डाल दीजिए और डिस्काउंट परसेंट निकाल के दे देगा। अब देखिए, हमने तीनों यहाँ पे निकाला अलग अलग, तो पता चला कि फर्स्ट वाला में अगर कोई ग्राहक फर्स्ट वाला ऑफर ले रहा है तो उसको मात्र कितने परसेंट का छूट मिल रहा है भाई? 37.5% का। थर्ड वाला में कितने? 14.5 का। लेकिन अगर सेकंड वाला अगर कोई ग्राहक ले रहा है ऑफर तो उसको कितने परसेंट का छूट मिल जाएगा? 54। लगभग कितने परसेंट का? 54। यानी अगर एक ग्राहक को अगर कोई लेना है योजना तो कौन सा योजना लेगा? सिर्फ कौन सा भाई? 2। क्लियर है? आंसर आपका सी। देखिए, कल ग्रुप डी का जो फर्स्ट सेशन हमने किया था शिफ्ट 1 का, उसमें भी एक रिपीटेशन का क्वेश्चन पुनरावृत्ति का था, है ना। इस टॉपिक पे हम पूरा एक डिटेल वीडियो लाएंगे 10-20 मिनट का, है ना। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आता है ना वो सब सिखाएंगे। पहले कल भी इसको हम बनाए थे, उसको देख करके बना सकते हैं। या फिर देखिए सिंपल इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई डाटा हमको रेकरिंग में देता है। किस में देता है? रेकरिंग में। अब हमको बोलता है कि उसको P/Q के रूप में बताओ, ठीक है। और पहले से P/Q में एक भी देता है और फिर रेकरिंग के रूप में। रेकरिंग मैंने कल भी बताए थे कि देखिए, अगर 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.66 ही आएगा। देखिए ये कटेगा ही नहीं कबो, ठीक है। तो जब ऐसा वैल्यू आ जाए, जब कटे ना, तो उसको वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस पर रेकरिंग लगा दीजिए। जो संख्याएं फिर से रिपीटेशन होने लगे उस संख्या का, तो उस पर क्या लगा दीजिए? रेकरिंग। ये रेकरिंग इंडिकेट कर रहा है कि अब 6 बार बार आ रहा है, ये कटने वाला नहीं है। क्लियर है? हमसे डाटा इस रूप में दिया है अभी, और इस बटे रूप में हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। यानी कि इस रूप में हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट कल भी बताए थे, आज एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो डाटा देता है उसको सिंपल लिख लीजिए। 424 दे रखा है, सिंपल लिख लीजिए। क्या करिए? लिख लेना है। क्लियर? जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ देना है। इस पे 2 और 4 पे रेकरिंग है, 4 पे नहीं है। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है इसी में से। क्लियर है? अब बट्टा करना है उसको। P हो गया। अब Q के रूप में
जिस संख्या पे रेकरिंग है, जितनी संख्या पे 2 और 4 पे है, तो जितनी संख्याओं पर रेकरिंग है उसके लिए बोलता है नियम कि आप 9 लिखिए बट्टा में। कितना लिखना है? 9 9। हमने 2 गो 9 इसलिए लिखा क्योंकि 2 गो अंक पे रेकरिंग, 2 गो पे रेकरिंग है। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए बोलता है कॉन्सेप्ट कि आप 0 लगाइए। क्या लगाइए? 0। अब इसको जो है कटा लेना है। 420 बटे 999, ये आपका कट जाएगा 14 से। 14 तिया 42, 33 तिया 99। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोला सर देखिए एक पाठ्य पुस्तक में इतने पृष्ठ है 892। हम बोले और? बोला इस पुस्तक को ना 2 भागों में डिवाइड करिए। तो जब डिवाइड किया ना तो पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। कौन? दूसरे भाग में। 892 पृष्ठ था। अगर सिंपल अगर दोनों को आधा आधा डिवाइड करते तो कोई फायदा ही नहीं होता, सॉरी कुछ मतलब निकलता ही नहीं, आधा आधा सिंपल बांट देते। इसमें बोल रहा है कि नहीं, जब डिवाइड किए ना तो पहला भाग जो है दूसरे पहले भाग की तुलना में दूसरा भाग जो है 52 पृष्ठ कम है, यानी पहले भाग में 52 ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 892 में से पहला भाग या दूसरा भाग किसी एक में 52 को ज़्यादा होगा और किसी एक में 52 को कम होगा। क्लियर? तो अगर 852 में से अगर हम 892 में से अगर 52 घटाएं तो ये कितना हो जाएगा? 840। 840 पृष्ठ। इसका मतलब ये हुआ, ये 52 इसलिए घटाएं कि जिसका ज़्यादा मिलेगा 52 को पृष्ठ उसको पहले 52 को पृष्ठ दे दिए, ले जो। ठीक? तो अगर उसको 52 पृष्ठ दे दिए दूसरे भाग में, पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है, यानी पहले भाग को हमने 52 पृष्ठ का क्या दे दिया, तुम रख लो। तो अगर उसको 52 पृष्ठ दे दिए तो अभी टोटल पृष्ठ हमारे पास कितना बचा? 840। इस 840 को 2 भाग में बांट दिए। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 420। यानी कि पहले भाग में 52 पृष्ठ ज़्यादा है, यानी कि दूसरे भाग में कितने पृष्ठ होगा भाई? 420। यही हमसे पूछ रहा है कि दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं? 420। पहले भाग में पूछेगा तो इसमें 52 और ऐड करना होगा। क्लियर है? अब देखिए एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री जब पढ़िएगा तो उसमें एक अलग से ही एक डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग लाइन एंगल के बारे में। लाइन एंगल ही पढ़िएगा तो फिर ट्रायंगल पे सारा ज्योमेट्री हर जगह काम आएगा, है ना? तो ये पूरा का पूरा थ्योरी ही दे रखा है। जब लाइन पढ़िएगा ज्योमेट्री में तो उसमें कॉन्सेप्ट दे रखा है कि जब 2 पैरेलल समानांतर रेखाएं हैं और कोई अगर उसको ट्रांसफर रेखा काटे, यानी तिर्यक रेखा, अंतःखंड, एकांतर कोण, ये सारे आपस में क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें वही दे रखा है। 3 समानांतर रेखाएं हो चाहे 2, फर्क नहीं पड़ता है ना? उसको जब 2 गो है तो 1 गो ट्रांसफर लाइन काटेगी, 3 गो है तो 2 गो काटेगी, है ना? तो ये पूरा का पूरा थ्योरी है एक तरह का, है ना? इसमें बोल रहा है कि देखिए 3 समानांतर रेखाएं हैं और 2 गो तिर्यक रेखा उसको काट रही है। क्लियर है? तो अगर एक खंड यानी कि तिर्यक रेखा, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया अंतःखंड का अनुपात कितना है? 3:4। तो दूसरे का कितना होगा भाई? अभी तो बताएं। सब बराबर होता है। पहली तिर्यक रेखा का, दूसरी का, सबका बराबर होता है। इसका भी कितना हो जाएगा? 3:4। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है? इसमें कुछ बनाने वाला नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी उठा के दे दिया है। देखिए एक एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है ना? चीज़ों को समझिएगा ना, आसान रहेगा। भाषा को समझिए, अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज पोर्शन है ना? इतना देखने में सिर्फ बड़ा बड़ा है, बनाने में नहीं लगेगा टाइम, है ना? सिर्फ देखने में बड़ा बड़ा लगता है, इसलिए भाषा को समझिए, उसको बनाइए, कोशिश करिए, है ना? आइए देखते हैं। पर सर देखिए हमारे पास ना 36 संख्याएँ हैं, उनका अगर माध्य या एवरेज दोनों एक ही बात होता है ना? माध्य कितना था? 42 पाया गया। ठीक? बाद में पता चला कि एक संख्या 47 था, उसको गलती से हमने 41 पढ़ लिया। क्लियर? अब बोल रहा है कि अगर हम उस गलती को सुधारें, यानी कि जो संख्या 47 थी 47, उसको 41 हमने लिखा था, तब अगर उसको फिर से सुधारें यानी फिर से 47 करें तो अब एवरेज क्या होगा? क्लियर है? ध्यान से समझिए। अभी उसका जो माध्य है, मीन, अभी कितना है? 42। सब समझाने के लिए लिखते हैं। क्लियर है? हम बोले कि ये 42 माध्य कब है? जब 36 संख्याओं में से, इस 36 संख्या टोटल थी, उस 36 संख्या में से एक संख्या थी 47। कितना था? 47। लेकिन उस 47 को गलती से हमने क्या पढ़ लिया था? 41। क्लियर है? इसका मतलब हमने कितना कम पढ़ा था? इसका मतलब हमने कितना कम पढ़ा था? 6। अगर 6 उसको कम लिखा गया था वैल्यू, इसका मतलब कि अब फिर से हम 41 को सुधार के 47 करेंगे, यानी कि माध्य में कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। हम बोले बिल्कुल वृद्धि होगा। 6 कम ही हुआ था, यानी कि 6 अब फिर जुड़ेगा। कितने संख्या में? टोटल 36।
बोले सर 6 के वृद्धि करेंगे टोटल कितने में, 36 में, यानी ये हो जाएगा आपका 1/6। ये माइनस कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हमने कम लिखा था वैल्यू, बस क्लियर है, उसके लिए कुछ लिखना नहीं है। तो ये आपका लगभग हो जाएगा, ये 6 वो कम 6 6 6 आएगा 36, यानी कि लगभग 0.16 हो जाएगा, लगभग 16 ही अब आएगा ये बार बार, तो ये रिपीटेशन होने लगता है, यानी कि 1.7 लगभग आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वापस इसको सुधारेंगे तो 0.17 का क्या होगा, वृद्धि होगा। किसमें वृद्धि होगा, इसमें। पहले 42 था, अब जब उसको 41 से फिर से 47 करेंगे तो 1.7 का वृद्धि हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 43.74। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पे 42 1.7 नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 0.7 है ना जी, तो यहाँ पे 1.7 नहीं होगा, 42 प्लस 0.7, 42 प्लस 0.17, 42 प्लस 0.17, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ए नहीं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम ऑफ एज, फिर से कल एज था, कल भी एज 2-3 को क्वेश्चन डाल रहा है, इसमें से बड़ा डाल रहा है ना, इसलिए कभी भी पढ़िए, इसका भी हम तुरंत ला रहे हैं प्रॉपर वीडियो है ना, प्रॉब्लम ऑफ एज का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, पूरा डिटेल में लाएंगे इसका, तुरंत बहुत जल्द ही लाएंगे, 2-4 दिन के अंदर ही है ना। देखिए प्रॉब्लम ऑफ एज में सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है, फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को पढ़िए, भाषा को समझिए, जो दिया है लिखिए। बोले क्या दिया है, तो बोले सर देखिए 2 गो है, एक है ए और एक बी, बस बात खत्म। पहला लाइन से हमको क्या मिला, ए की आयु बी से आयु से दुगनी है, 2 व्यक्ति है ए और बी, हमने लिख दिया। अब बोल रहा है कि ए की आयु बी से दुगनी है, बी से, जिससे बोले उसको एक मानिए, बी से, यानी कि अगर पूछूं कि बी का उम्र कितना है तो पता नहीं, जब नहीं पता हो तो जिससे बोले, जिससे तुलना करे, जिससे कंपैरिजन करे, बी से, यानी बी को मानिए 1 और ए को मानिए कितना, 2। क्लियर है, अगले लाइन में बोल रहा है कि बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, एक और व्यक्ति आ गया सी। 1/3 का माने हुआ कि अब यहाँ से सुनिए ध्यान से, ये 3 हो जाएगा, कैसे, इसको थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं। बी की आयु सी की आयु से 1/3 है, 1 क्या है, 3। क्लियर है, यही ना लाइन बोल रहा था, बी की आयु सी की आयु 1/3 है, हमने इसको डायरेक्ट एक ही रेशियो में किया था, तो अगर ये 1 यहाँ पे बचेगा तो सी यहाँ पे चल जाएगा, वही काम किया है, यहाँ पे 1 का 1, सी कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, यानी कह सकते हैं कि रेशियो में ए की उम्र कितनी है भाई, 2, बी की कितनी है, 1, और सी की कितनी है, 3। हमसे बोल रहा है कि अगर ये सर तीनों का योग अगर जोड़ा जाए तो अभी तीनों का उम्र कितना है, 42 वर्ष। इस 42 वर्ष में कौन कौन है भाई, ए बी और सी तीनों है। हमसे पूछ रहा है इसमें से कि ए और बी की आयु का योग ज्ञात करें। हम बोले ठीक है, देखते हैं, रेशियो में इन तीनों का उम्र कितना है, 3 1 4, 4 2 कितने भाई, 6, यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में तीनों का योग कितना है, 6, और उम्र में कितने साल है, 42 साल। रेशियो 6 का मान 42, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी का योग, ए और बी का योग कितना है, रेशियो में 3, और 1 का 7, तो 3 का कितना, 21, यानी कह सकते हैं ए और बी की उम्र का योग कितना हो जाएगा भाई, 21। क्लियर है, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, और देखिए रेलवे ग्रुप डी जानता है कि इतना एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रहा है। कोई भी चैप्टर आप देख रहे हैं इसका एनालिसिस, तो किसी भी चैप्टर का हो, चाहे अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस का, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री एडवांस का है, लेकिन देखिए ये भी आसान दिया, बहुत आसान। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उसमें भी आप समझिएगा कि जब एक ही हो, देखिए ये भी साइन में है और ये भी क्या है, साइन में है, और दोनों का योग क्या है, 90, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। देखिए कॉस है और ये भी कॉस है, लेकिन दोनों का ये जो थीटा का जो एंगल का सम होगा क्या होगा, 90 होगा। अगर ऐसा है तो सिंपल 1 रखिए, काम खत्म करिए, ठीक है। अब कैसे होगा उसके लिए समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, तो बोलिए सर कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। एक और पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये पूरा इसी पे काम खत्म हो जाएगा। जिसे देखिए ये तो साइन स्क्वायर है, इसको कॉस स्क्वायर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस, अगर 22 कर दें, 90 माइनस 22, तो क्या ये फिर से 68 आ जाएगा, 68,
साइन 90 माइनस 22, तो साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, यानी कॉस कितने हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा कॉस 22, तो साइन स्क्वायर 22, यानी इसको अगर सिर्फ समझा रहे हैं ये है ना, ये साइन स्क्वायर 22 पहले से था और इस साइन स्क्वायर 68 को हमने चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर कितने भाई 22 में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, सेम वही तो हमसे पूछ रहे हैं इन दोनों का अनुपात बताइए, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, दोनों 1-1 होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम का एक चैप्टर होता है एलसीएम और एचसीएफ है ना, उसका एक सवाल डाल रखा है, वो भी एलसीएम निकालने के लिए बताइए। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं और हम लोग एलसीएम निकालेंगे है ना, घबराइए मत, इससे तो एसएससी और ख़राब हो चुका है, इससे भी 0 लेवल का क्वेश्चन डाल रहा है एसएससी है ना, ये तो कतई थोड़ा ठीक ही है, उससे बेहतर ही है। हमसे पूछ रखा है सर 2 डाटा दे रखा है, 96 और 144, एक तीसरी भी डाटा है वो पता नहीं, उसका मान रखा है x। ठीक है, हमसे बोला 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दे रखा है, कितना भाई एलसीएम है 576। तो बोल रहा है कि इसमें से तीसरी संख्या क्या होगी, नहीं इस x का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, एलसीएम जो होता है अपनी दी गई संख्याओं से कटता है, ठीक है, एलसीएम जब भी होगा दी गई संख्याओं से क्या होगा, कटेगा। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एक तो कन्फर्म है कि अगर इन दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाए 96 और 144 का, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 288। कितने हो जाएगा 288। एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम आसान में, वैसे बच्चा जैसा नहीं निकालना है ना। अगर इस 96 और 144 का एलसीएम निकाला जाए तो कितने हो जाएगा 288। इसका मतलब तो ये क्लियर है कि सर ये 288 जो होगा इसमें जो है इस 4 ऑप्शन में 144 192 इस 4 ऑप्शन में से तीसरी संख्या अगर 96 भी रहता, अगर सिंपल क्या रहता 96 मान लीजिए, ऑप्शन हम डी देख रहे हैं, तो अगर तीसरी संख्या x का मान अगर 96 रख दे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 288, लेकिन एलसीएम 288 नहीं है, कितना है 576 है ना, क्योंकि 96 144 और फिर 96 x का मान अगर रखें तो इन तीनों का एलसीएम फिर से 288 हो जाएगा, जो कि गलत है, एलसीएम कितना आना चाहिए 576। ठीक, अगर 144 भी रखेंगे तीसरी संख्या तो 144 144 और 144 फिर एलसीएम कितना आ जाएगा 288। क्लियर है, यानी x का मान ना ये रख सकते हैं ना ये तो दोनों ऐसे ही कन्फर्म है। हम बोले कि 288 रख के देखते हैं, बोले सर कि 96 144 और तीसरी संख्या जो है x, इसको मान रख लीजिए आप 288, इसका मान कितना रख लीजिए 288। अगर इन तीनों का फिर से एलसीएम निकालिएगा 288 144 और 96 का, तो फिर इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 288 ये होगा। क्लियर है, लेकिन एलसीएम हमको आना कितना है 576, यानी एक ही ऑप्शन बचा हमारा कितना 192, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यानी तीसरी संख्या कितनी होगी भाई 192, 96 144 और 192 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 576। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं एक वॉल्यूम का क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आसान है, सारे क्वेश्चन को टच कर दे रहा है ना, लेकिन बेसिक टाइप को, ज़्यादातर एडवांस में नहीं जा रहा है, फर्स्ट टाइप को ही टच कर रहा है और आगे निकल जा रहा है। इसलिए क्या करिए, जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, सिलेबस कवर करने में मतलब वो बउआ है ना, कुछ नहीं होने वाला है। जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चीज़ें अपनी कंप्लीट हो जाएगी है ना। देखिए बोल रहा है कि गोले का आयतन कितने हैं भाई 36 पाई, हमसे पूछ रहा है कि गोले का व्यास बताइए। आयतन तो खुद ही दे रखा है, जब वॉल्यूम पढ़िएगा ना तो ये सब ऐसे ही निकल जाएगा, सारा डाटा फिक्स रहता है। पर देख लेते हैं गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है वॉल्यूम, तो सर गोले का आयतन पढ़े हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्लियर है, और इसका वॉल्यूम पहले से ही दे रखा है कितने भाई 36 पाई, पाई से पाई कट गया आपका, और ये आपका 4 से कट जाएगा 9 बार में, ये आपका आर क्यू बराबर हो जाएगा कितने भाई 27, ये गुना हो जाएगा तो आर का मान कितने हो जाएगा 3, आर का मान कितने हो जाएगा 3। आर मतलब क्या होता है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। व्यास जो होता है व्यास, डी मतलब डायमीटर, व्यास जो होता है क्या होता है भाई इसका दुगुना होता है, इसका कितना होता है दुगुना, रेडियस का क्या होता है दुगुना, ये हमसे व्यास पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अब SI CI भी घुसाने लगा है ना, साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज जब आप पढ़िएगा तो आपको फर्स्ट में ही कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, देखिए कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में 1250 रुपया हो जा रहा है। कितने सौ रुपया हो जा रहा है भाई? 1250। और 5 वर्षों में वही धनराशि कितने रुपए हो जा रही है? 2000 रुपये हो जा रही है। 2 साल से 5 साल जाने में जो ब्याज लगा वो सिंपल लगा। सिंपल कहने का अर्थ है मेरा ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, जो मूलधन था उसी मूलधन पर ब्याज लगता है, इसलिए बहुत आसान होता है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। आइए समझते हैं इसको भी। तो बोल रहा है कि कितने परसेंट यानी रेट ऑफ परसेंट क्या था पर एनम हमको बताना है ना। देखते हैं, SICI का कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा तो साधारण ब्याज बराबर होता है, ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे क्या होता है? 100। P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट, T यानी टाइम समय, बटे कितना होता है? 100। अगर हमको डायरेक्ट R निकालना हो, डायरेक्ट हमको क्या निकालना हो? R, तो बोले सर कि SI यानी कि साधारण ब्याज गुना क्या करिए आप 100 से गुना करा दीजिए और बटे में प्रिंसिपल यानी मूलधन और क्या लिख दीजिए? T यानी समय। आपको डायरेक्ट रेट ऑफ परसेंट मिल जाएगा। क्लियर है? यानी साधारण ब्याज यानी हमको ब्याज निकालना पड़ेगा और मूलधन निकालना पड़ेगा। ब्याज इसमें कहीं नहीं दे रखा है। क्लियर है? ये 2 साल का ये भी अमाउंट है, ये मूल मिश्रधन है, कोई धनराशि है जो 2 सालों में बढ़कर कितने हो गई है? 1250 रुपया। ये भी अमाउंट है, ये 5 साल का मिश्रधन है। क्लियर है? हम निकालते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये सारा चीज़ समझाने के लिए लिखे हैं ना, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। हाँ जगह है। 2 साल से 5 साल आने में कितने साल लगता है भाई? तो बोले सर 3 साल। कितने साल? 3 साल। 3 साल में जो राशि 1250 था बढ़ करके हो गया इतना, हमको ब्याज कितना मिला? तो बोले सर 750 रुपये। कितना रुपये ब्याज मिला? 750 रुपये। 3 साल में 750, तो 1 साल में कितना मिला? तो 1 साल में हमको मिला कितना? 250 रुपया। इसको कटा लिए 3 से। क्लियर है? 1 साल में कितना मिला? 250 रुपया। इसका मतलब ये जो 1250 रुपया है, ये जो पैसा था हमारे पास, कितना पैसा था पता नहीं, उस पैसे को 2 साल में ब्याज के रूप में अगर जो भी इंटरेस्ट लगा होगा, यानी कि 2 साल में वो पैसा कितना हो गया? 1250। इस 1250 में 2 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष में अगर 250 रुपया ब्याज लग रहा है तो 2 वर्ष में कितना हमको ब्याज लगता है भाई? 2 साल में बोले सर 500 रुपया आपको ब्याज के रूप में देना होगा। कितने? 500 रुपये। ये सारा चीज़ निकाल रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। इसका मतलब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, अपन हम अब आ जा रहे हैं अपना मूलधन पर, मूलधन निकाल रहे हैं। बोले सर देखिए ये 1250 रुपया में से 1250 रुपया में से 500 जो आप ब्याज दिए हैं 2 साल अगर निकाल लीजिएगा तो आपका मूलधन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मूलधन। यानी जो मेरा मूलधन था, प्रिंसिपल था, वो रुपया था? 750 रुपया। क्लियर है? अब बन गया, अब बन गया। यहाँ से रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए हम बोले पर एनम यानी सालाना चाहिए, तो 1 साल में हम ब्याज के रूप में कितना दे रहे थे भाई? 250। और ये 100 का 100 लिख देंगे और मूलधन कितना था? 750 और समय कितना था? 1 साल। ये ब्याज जो 250 रुपया लगा है, 250 रुपया कितने साल का लिखे हैं? 1 साल का। क्लियर है? अब इसको जैसे कटा लीजिए, 25 3 75, 100/3 यानी कि लगभग 33.333 आता है। क्लियर है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा 4 और 8 दोनों से भाग होगा, है ना? आइए समझते हैं। नंबर सिस्टम का छोटा सा कॉन्सेप्ट बार बार बता रहे हैं, सारा ही बेसिक पूछ रहा है। जब डिजिबिलिटी का नियम पढ़िएगा, कटने का नियम, तो उसमें सिंपल ये सिखाया जाता है कि कोई संख्या दे रखा है, अगर देखना है कि वो 4 से कब कट रहा है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है कि दी गई डाटा का आखिरी 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो दिए गई संख्याएं 4 से क्या होगी? कट जाएगी। हम चेक करते हैं बारी बारी से, क्या इसका आखिरी 2 अंक 4 से कटेगा? तो बोलिएगा ना, 82 4 से नहीं कटता है, इसका कट जाता है। इसका 42 नहीं कटेगा और ये 42 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन कौन सा? बी। 8 का विभाजिता का तो अभी चेक ही नहीं करना पड़ा, ऑप्शन ऐसे ही आ गया 8। अगर 8 का चेक करना है तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि कोई डाटा दी गई संख्या कब 8 से कटेगी? जब आखिरी दी गई डाटा का 3 अंक 8 से कटे। 3 अंक, कितने अंक? 3 अंक। इसको चेक कर लेते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं। बिल्कुल कटेगा। 824 आखिरी 3 डिजिट 8 से बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि दोनों शर्त को पालन कर रहा है। ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। एक कोज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, आ जाओ इसको भी समझते हैं। इसका देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, हमको पढ़ाना पड़ेगा लग रहा है। इसका भी क्वेश्चन दे रहा है,
एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है ना, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ रहा है, एडवांस अर्थमेटिक सारा डाल दे रहा है, लेकिन बेसिक डाल रहा है। ये चीज़ अच्छी है कि सिर्फ बेसिक डाल रहा है, इसलिए टेंशन नहीं हो रहा है ना। देखिए इसका सिंपल सा भी ज़्यादा मत समझिए। मूल यानी कि रूट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। गुणनफल यानी कि रूट का प्रोडक्ट कभी भी पूछे ना, मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या चाहिए गुणनफल, इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्या चाहिए, रूट बोलते हैं। तो अगर इसका गुणनफल कभी बोले ना तो सिंपल काम करिए, अभी इतना ही सीखिए, डिटेल में बाद में जाएंगे। इसका क्या होता है, सी बाई ए, काम खत्म। जिससे इसका गुणनफल निकालना है ना, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा सी। सी बाई ए, सी कितना है 6 बटे कितना 3, यानी क्या आ जाएगा 2, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है ना। अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज पर्सन होता है ना, इसलिए भाषा को समझिए, आधा से अधिक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। टाइम एंड वर्क जब पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है क्या क्या चीज़ें समझा रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को क दिन में कर सकती है भाई, 6 दिन में। उसी कार्य को 3 पुरुष और 5 महिलाएं क दिन में कर सकती है, 9 दिन में कर सकती है। हमसे पूछ रखा है कि अगर 3 पुरुष और 2 महिलाएं सामान्य कार्य को करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। सवाल क्या है वो समझिए। कोई काम है, उसको 3 पुरुष और 2 महिलाएं करेगी तो कितने दिन में करेगी। पहला सवाल, सॉरी लास्ट सवाल यही है, क्लियर है। तो अगर 3 आदमी और 2 औरत से कोई काम कराएंगे कि ये काम कितने दिन में करेगी, तो उनका पहला ही सवाल होगा कि सर काम है कितना, काम कितना करना है, 10, 20, 30, 40। यानी कि सबसे पहला हम लोग का काम ये होगा टोटल वर्क निकालना, काम करना कितना है, क्लियर है। तो आइए सीखते हैं यहाँ पे कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। देखिए रेशियो से भी बन जाएगा, रेशियो से बनाने में थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए ऐसे ही सीखेगा। सिंपल जो बोले कि 5 आदमी प्लस 6 वोमेन, 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को क दिन में कर सकती है भाई, 6 दिन में कर सकती हैं, क्लियर है। अगले लाइन में दे रखा है कि 3 मैन और 5 वोमेन उसी काम को क दिन में कर सकती है भाई, 9 दिन में। हम यहाँ से कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, क्लियर है कि एक आदमी और एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी, टोटल काम कितना है, सारा वही चीज़ें निकाल रहे हैं यहाँ से, क्लियर है। अब पहला सवाल यह है कि बराबर क्यों किए, इसलिए किए कि देखिए जिस काम को 5 आदमी और 6 औरत मिलकर 6 दिन में कर रही थी, उसी काम को 3 आदमी 5 औरत उसी काम को करने में को दिन लगा रही है, 9 दिन में। जिस काम को 5 आदमी 6 औरत 6 दिन में कर सकती थी, उसी काम को 3 आदमी 5 औरत को दिन में, 9 दिन में। काम सेम है, इसलिए हमने क्या किया, बराबर किया है, क्लियर है। आइए यहाँ से आगे गुणा कराते हैं, 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये कितने बार में, 3 बार में। ये 5 दूनी क्या 10 मैन, क्लियर है। और ये अगर गुणा कराइएगा तो तितरी का कौ आदमी हो जाएगा, 9 आदमी। 9 आदमी इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। हम मैन मैन एक तरफ कर रहे हैं और ओमैन एक तरफ, क्लियर है। बराबर का साइन, यहाँ पर 5 दिया 15 ओमैन, और ये 6 से 2 में गुना कराएंगे 12, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, क्लियर है। यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 यानी मैन बराबर 3 ओमैन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये इंडिकेट करता है कि एक आदमी 3 औरत के बराबर है। मतलब किसी काम को अगर कराना है तो अगर मान लीजिए कि आदमी को लगाना है तो एक आदमी ही कर देगा, और औरत को उतने ही काम कराने के लिए कितने औरत चाहिए, 3 औरत, क्लियर है। ये एफिशिएंसी बस इंडिकेट करता है। या फिर अगर यहाँ से एफिशिएंसी भी अगर निकालना चाहे मैन और वोमेन का, तो कितने हो जाएगा 1/3, यानी कि एक दिन में एक आदमी, सॉरी यहाँ पे 3/1 होगा, 1/3 नहीं 3/1, यानी ये इंडिकेट करता है कि एक आदमी एक दिन में कितने काम करेगा भाई, 3, और औरत एक दिन में कितने काम करेगी, 1, क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या निकालना है, टोटल वर्क, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमसे पूछ रखा है कि 3 मैन, कितने 3 मैन और 2 वोमेन उसी काम को कितने दिन में करेगी, कितने दिन यानी वाट। हम बोले किस काम को, जिस काम को 5 आदमी और 6 वोमेन कितने दिन में कर रहे थे भाई, 6 दिन में, क्लियर है। अब यहाँ से बहुत सारा तरीका है, या तो आप मैन और वोमेन का वैल्यू डाल दीजिए, डायरेक्ट आंसर ला दीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप मैन को वोमेन में बनाइए, किसी एक रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, क्लियर है।
अब हम समझा रहे हैं, ये सारा चीज़ समझाने के लिए है ना, सॉल्यूशन हम यहाँ पे 1 मिनट में कर दे रहे हैं ना। आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे, अब देखिए ध्यान से। पहले टोटल वर्क निकाल ले, है ना, कि टोटल काम कितना करना है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे 3 गो है, 5 आदमी, तो 5 आदमी, एक आदमी एक दिन में 3 काम, तो 5 आदमी कितने काम करेगा? 15। यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम? टोटल वर्क निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? टोटल वर्क। तो 15 काम ये करेगा और 6 गो औरत, टोटल काम कितने करेगी? 21। और ये करने में कितना समय ले रही है भाई? 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। यानी कि टोटल वर्क हमसे निकल गया 21 गुना 6। क्लियर है? हम बोल रहे हैं कि ये कितने दिन में करेगी, यहीं पे बना देते हैं, आगे क्या ले जाते हैं, है ना। तो ये बोले सर कि 21 गुना कितना? 6। अब ध्यान से सुनिए, कौ दिन में करेगी हमको पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। ये 5 ती आई 15, और 15 दो कितने? 17। 15 दो कितने? 17। 5 ती आई 15, 15 दो कितने? 17। अब इसको कटने लायक रहे तो कटा लीजिए, और नहीं कटने लायक रहे तो सॉरी, यहाँ पे 5 ती आई 15 नहीं होगा, यहाँ पे 3 3 का 9, और 9 दो कितने हो जाएगा? 11। यानी एक्स का मान हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 बटे कितने? 11। इसको कटा लीजिए, 11 11 121 होता है, और 21 बटे, यानी कि इतनी औरत उसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 11 बटे 5 दिन में। क्लियर है? इतना जो कैलकुलेशन सिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ समझाने के लिए सिखा रहे हैं ना, इसको इतना बनाना नहीं है। देखिए अगर इसको बनाना भी है ना, तो यहाँ से एक और तरीका है, बना सकते हैं। देखिए ये जहाँ ये इतना निकाले ना हम, मैन बराबर 3 ओमेन, तो अब क्या करेंगे हम? एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या? टोटल वर्क निकल के ही बना दीजिए, या फिर और कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इस सारे को एक यूनिट में चेंज करिए। जैसे ये 2 इक्वेशन है ना, इसको या तो दोनों को मैन बना दीजिए या ओमन बना दीजिए। जैसे हम इसको देखिए, हम क्या कर रहे हैं? ओमन बना दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 मैन बराबर 3 ओमन, तो 5 मैन बराबर, बोलिए सर कि 5 से गुना करा दीजिए, यानी कि 5 ती 15 ओमन हो जाएगा। तो ये टोटल 15 ओमन, 15 ओमन किसी काम को क दिन में करेगी? 15 ओमन, अब 15 6, टोटल 21 ओमन जो है उस काम को क दिन में कर रही है? 6 दिन में। उसी काम को क दिन में कर रही है? 6 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 मैन और 2 ओमन। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको भी ओमन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये ओमन में है। तो 3 मैन, 1 मैन बराबर 3 ओमन, तो ये 9 गो ओमन हो जाएगी, और 2 गो ओमन, यानी कि 11 ओमन उसी काम को कितने दिन में करेगी? यानी x दिन में। क्लियर है? फिर ये वही गुना करा दीजिए, 6 112 बटे 11। आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं। क्लियर है? x का मान फिर वही हो जाएगा 11.5 बटे 11। किसी एक रूप में कन्वर्ट करना होता है, या तो आपको टोटल वर्क निकालना होगा, या किसी एक को एक रूप में कन्वर्ट करना होगा, या तो दोनों को ओमेन बनाना होगा, या तो दोनों को मैन बनाना होगा। क्लियर है? थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा, 1 2 को डाटा देगा कैलकुलेटिव। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक बेलनाकार टैंक के पानी का मात्रा ज्ञात करना है। देखिए एक टैंक है, ठीक, पानी का, जो किस आकार का है भाई? बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के आकार का है। उसमें बोला कितने पानी हटेगा, कब? जब उसका जो रेडियस है, रेडियस कितने है भाई? 7 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। आइए देखते हैं। इस टाइप के अगर धारिता आयतन का कभी बात करें ना, सॉरी, धारिता का कितनी क्षमता है, तो कभी भी दिए गए डाटा का सिंपल सा उसका आयतन निकाल लीजिए, वॉल्यूम, काम खत्म। क्लियर है? तो इस पूरी टंकी के भरा हुआ है, उसका क्षमता निकालना है, कितना लीटर है, टोटल यूनिट निकालना है, टंकी की पूरी क्षमता कितनी है, कितना पानी हटेगा, ये सारा चीज़ें की होता है। तो सिंपल उसका क्या निकाल लीजिए? वॉल्यूम, उसके आयतन के बराबर होता है। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है भाई? बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। पाई का मान डाल दीजिए, आर स्क्वायर, और एच कितने हैं भाई? 20। ये कटा लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 28 गुना, ये हो जाएगा 140, और गुना कितना भाई? 22। 14 दूनी 28, 14 3080, कितने हो जाएगा? 3080। उस टंकी की धारिता कितनी? 80। देखिए कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेसिस देगा, है ना, एडवांस का, ये एडवांस का ही है, 3D का, सॉरी 2D का। उस क्वेश्चन को क्या करना है? टप दे बनाना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। 11 से कटेगा कि नहीं, 14 से कटेगा कि नहीं, ऐसे ये वो दिमाग पे लगाने पे कट जाएगा। यूनिट डिजिट जितना जल्दी उतना लगाओगे उतना देर में ये बन गया, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ एज का क्वेश्चन दे रखा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। बोल रखा है
14 साल पहले एक पिता और उसके बेटे की आयु कितनी गुनी थी भाई? 3 गुनी। बोल रहा है अब पिता की आयु बेटे की आयु की कितनी है? 2 गुनी। तो इन दोनों का उम्र का योग पूछ रहा है। कल हमने सिखाया था कि जब का रेशियो होता है तभी का उम्र होता है, ठीक है। आज उसी को समझते हैं। 14 साल पहले एक फादर है और उसका एक सन है। 14 साल पहले यानी कि हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये -14 क्या इंडिकेट कर रहा है? 14 साल पहले का, और कुछ नहीं। 14 साल पहले पिता का उम्र बेटे की उम्र से कितना था? 3 गुना। मतलब ये कहना चाहता है कि 14 साल पहले पिता की उम्र रेशियो में कितना था? 3। और अभी बेटे का उम्र कितना था? 1। अब पिता जो है पुत्र का 2 गुना है। अब यानी क्या चीज? प्रेजेंट में। अब यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में नहीं, अभी। बनाते समय मेरे भाई ये घर पे सारा चीज लिखना है, सीखना है। ये इंडिकेट करता है रेशियो कौन कब का है, पता चलता है। एग्जाम में मत करो लेकिन अभी करो, दिखाओ उसको, सारा चीज समझो, है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ से कल इसका बेसिक टाइप दिया था, आज उसका थोड़ा सा एडवांस दिया है ना, थोड़ा सा इसी में एवरेज टाइप को बढ़ाया है, एज को। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि 14 साल पहले पिता की उम्र रेशियो में कितनी थी? 3। पुत्र का कितना था? 1। और अभी भी पिता का कितना है? 2। 14 साल पहले जब पिता 3 था तो अभी 2 हो जाएगा। पहले से अभी आने में उम्र बढ़ना चाहिए ना। ऐसे ही सन 14 साल पहले रेशियो में 1 था तो अभी भी 1 ही रहेगा। प्रेजेंट में आएगा तो बढ़ेगा। इसका मतलब कुछ तो गलत दिया है डाटा। जब क्या डाटा गलत दिया? ध्यान से सुनिए। जब दिए गए डाटा का बीच का डिफरेंस समान ना हो, जैसे यहाँ से 3 से -1 हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, 0 बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब डाटा बीच का डिफरेंस समान ना हो तो नियम कहता है कि पहले उनके बीच का अंतर समान करिए। उनके बीच का अंतर क्या करिए? समान करिए, फिर आगे बढ़िए। अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं कि इधर नीचे से घटाते हैं। जैसे 2 में से 1 गया, बड़ा वाला में से छोटा, घबराना नहीं है। कभी इधर बड़ा वाला होगा तो ही नहीं कि माइनस में आएगा। बड़ा वाला में से छोटा, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर। नीचे से घटा के ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर से घटा के नीचे गुणा करते हैं। क्लियर है? ये 2 में से 1 घटाए तो ऊपर गुना किए, 3 में से 1 घटाए 2, तो 2 कहाँ गुना करा दिए? नीचे। क्लियर है? अब इसको बारी बारी से गुणा कराइए। इसी में करा लीजिए या फिर अलग। जैसे ये 3 और 1 हो जाएगा, और ये 4 और क्या हो जाएगा? 1, सॉरी 4 और क्या हो जाएगा? 2। ये सारा चीज़ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं साफ साफ। घर पे प्रैक्टिस करिए बार बार और फिर चीज़ों को समझिए। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। अब ये रेशियो को भूल जाना है, वो वाला रेशियो का क्या करना है? भूल जाना है। वो रेशियो सिर्फ था हमको सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए। अब सारा का सारा इस पे काम होगा। इसका मतलब 14 साल पहले पिता की उम्र 3 था तो अब बढ़कर कितना हो गया? 4। 14 साल पहले पुत्र का उम्र 1 था तो अब बढ़ के कितना हो गया? 2। हम बोले कि रेशियो में इनका उम्र कितना बढ़ रहा है? 1। लेकिन उम्र कितने रियल में बढ़ रहा है? तो बोले सर 14 साल। इतना से इतना आने में, प्रेजेंट आने में कितने साल लगा? 14 साल। दोनों का उम्र का योग पूछ रहा है। दोनों का उम्र का योग कितना है? सॉरी, वो तो 14 साल पहले का है। अभी का दोनों का उम्र का योग कितना है? 6। तो रेशियो 6 का मान कितना हो जाएगा भाई? 6 गुना 14 यानी कितने साल? 84 वर्ष। इन दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? 84 साल। क्लियर है? आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। ध्यान से समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना। आइए इसको भी समझते हैं। वो रखा है कि जेम्स एक व्यक्ति है, ठीक है। उसने एक व्यक्ति को 1920 रुपये में बेचा। 1920 रुपये में बेचा तो कुछ लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ हमें पता नहीं है अभी। फिर उसने एक और आर्टिकल को उसे 150 में, सॉरी 1500 में बेचा, ठीक है। अब इस आर्टिकल पे कुछ उसको हानि हुआ। 1920 में बेचा था तो कुछ लाभ हुआ था, 1500 में बेचा था, कुछ क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। अब बोल रहा है कि सर 1920 रुपये में जितना हमको बेचने से लाभ हुआ है, हानि भी है ना उतना ही हुआ जितना हमें 1,500 रुपये में बेचने से हुआ। यानी इस पर प्राप्त लाभ इस पर प्राप्त हानि के बराबर है। क्लियर है? मान के चलो कि इसको बेचा तो 100 रुपये का लाभ हुआ, तो इस पे बेचेगा तो 100 रुपये का हानि हो जाएगा। क्लियर है? तो हमसे बोल रहा है कि उस प्राइस को हमको बताइए, यदि वो चाहता है कि उसी आर्टिकल को किस प्राइस पे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। क्लियर है? आइए पहले समझते हैं लाभ हानि कमाने के लिए। पहले मान लो हम पूछे कि ये पेन कितना रुपए के बेचे कि हमें 20% का लाभ हो। तो बोले सर कि 20% का लाभ पालिए तो बताइए आप खरीदे कितना में है। यानी कि सबसे पहले हमें सीपी निकालना होगा इस आर्टिकल का। सीपी निकालने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या देता है कि जब उतना ही लाभ हो और उतना ही हानि हो, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी कि वस्तु जो भी आर्टिकल है वो लिखना चाहिए
कि जितना का लाभ हो उतना ही हानि हो, तो सिंपल क्या करिए, सीपी निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या करिए, जोड़िए और दो के जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए, वो आर्टिकल का सीपी निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये हो जाएगा 2, 9 5 14 की 4, ये 3400 कितने हो जाएगा भाई, यानी कि आर्टिकल का अगर हम प्राइस पूछे सीपी, उस आर्टिकल का प्राइस रियल में कितने हैं भाई, 1710 रुपया। क्लियर है? अब हमसे बोल रहा है कि एसपी पूछ रहा है, कौन सा एसपी, कि सर इसी आर्टिकल पे हम 10% का लाभ कमाना चाहते हैं। कितने परसेंट का? 10% का। 10% लाभ यानी कि 110/100, 10% लाभ यानी 110/100। इसको गुणा कराइएगा, 7 एक 8, 7 एक 8 यानी कि 1, यानी उस आर्टिकल को कितना बेचना होगा भाई, 1881 रुपया के। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है अलजेब्रा का, है ना। एक क्वेश्चन और दे रखा है अलजेब्रा का, ये फार्मूला है, ये कुछ है नहीं, इसमें बनाना क्या है, ये फार्मूला है। आइए लिख देते हैं फार्मूला, काम खत्म करते हैं इसका भी। ये फार्मूला है, ये मान लो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2bc माइनस 2ac। क्लियर है? देखिए फॉर्मूला नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है, सीखना है। जब bc से गुणा कराओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि जिसमें bc होगा वो प्लस में होगा। अब ab में गुणा कराओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ac से गुणा कराओगे तो क्या होगा, माइनस। यानी कि हमको देखना है कि जो क्या हो, ये माइनस में हो ये प्लस में। देखते हैं भाई, ये तो पूरा सब में एक बराबर है। क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं ए बी, 2ab होना चाहिए, यानी कि ए बी, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितने हैं 4, 4 3 12 दूनी का 24 होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 24। 24 एक इसमें है एक इसमें है, ये तो दोनों ऐसे ही नहीं होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 2ab होना चाहिए, 2bc होना चाहिए, 2bc यानी कि 4 दूनी का 8, 8 दूनी का क्या होना चाहिए 16, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16। ऑप्शन कौन सा है भाई, बी। क्लियर है? इसको आप अपने से भी बना के बना सकते हैं। क्लियर है? इसका ऑप्शन सी फार्मूला है ये। एक क्वेश्चन हमको फिर से दे रखा है पार्टनरशिप का, है ना, बहुत ही आसान, ध्यान से समझिए, इसको भी देख लेते हैं। 3 व्यक्ति है, ए बी और कौन सा, सी। एक बोल रहा है कि सर एक व्यवसाय शुरू किया तीनों ने, एक 6 महीने के लिए, एक 12 महीने के लिए और एक 14 महीने के लिए। उनका लाभ इतना है, तो बोल रहा है कि किस समय के लिए किस अनुपात में लगाया था। देखिए जब पार्टनरशिप पढ़िएगा ना तो उसमें कॉन्सेप्ट सिखाते हैं हम लोग, क्या कि पूंजी, पूंजी यानी कोई व्यक्ति घर से कितना लाया, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है, लाभ। ये कॉन्सेप्ट है। ये कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलूँ, ये कोई फार्मूला नहीं है, बार बार मैं बोलता हूँ, हर चीज़ को आप समझिए, फार्मूला नहीं है। जैसे मान लीजिए हम 10 रुपया लाएँ, कितने रुपये लाएँ, 10 रुपया, और 2 साल के लिए लगाएं तो हमको क रुपया मिलेगा, 20 रुपया, बात ख़त्म। अगर हमको यहाँ से समय चाहिए, टी निकालना हो, क्या निकालना हो, टी, तो बोले सर कि जो भी लाभ है ना आपका लाभ, उसको पूंजी से भाग लगा दीजिए, आपको समय पता चल जाएगा। हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तो यही हमसे पूछ रखा है कि 3 लड़का है, किस अनुपात में, सॉरी यहाँ पे समय नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। समय नहीं पूछ रहा है हमसे, पूंजी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पूंजी। पूंजी, तो बोले सर कि लाभ जो है ना, उसको लाभ से आप समय से डिवाइड करा दीजिए, आपका पूंजी क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर? देखते हैं, ध्यान से सुनिए। ये सारा चीज़ समझा रहे हैं इसीलिए ताकि ये जब बनाएं तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, ध्यान से सुनिए, ए बी सी, एक व्यक्ति है ए, वो कौ महीना के लिए मात्र व्यापार में आएगा, 6 महीना के लिए। बी कितना के लिए आएगा भाई, एक ए है और ये कितना है बी, बी कितने मंथ के लिए आएगा, 12 मंथ के लिए, और सी कितने मंथ के लिए आएगा, 14 मंथ के लिए। क्लियर है? अब बोल रहा है कि ये सर 6 महीने के लिए बी और इतने और सी कितने 14, और उनका लाभ जो है, इसका जो लाभ है, क रुपया मिला है, 5 रुपया, इसको 4 रुपया और इसको कितना मिला है, 7। तो ये कितना कितना पैसा लगाया था, किस अनुपात में पैसा लगाया था कि 6वें महीना में इसको 5 रुपया मिल जा रहा है, 1 रुपया लगाया था कि 12 मंथ में इसको 4 रुपया मिल रहा है। क्लियर है? तो अगर हम एक का निकालें, सबका नहीं निकालेंगे, अगर इसका हम पूछें, इसका कि हमको समय बताओ, तो बोलिएगा सर कि ये तो टाइम है आपका, और ये क्या है, लाभ, यानी ये प्रॉफिट का है। ये क्या है भाई, प्रॉफिट, और ये क्या है, समय। क्लियर है?
तो अगर ये टाइम है, ये प्रॉफिट है, हम एक का अगर इसका पूछें, इसका कि अगर हमको ये बताओ इसका पूंजी कितना है, तो बोले सर इसका पूंजी निकालने के लिए अभी आप सिखाएं कि लाभ, लाभ जो है ऊपर रखिए और जो टाइम है उसको क्या करिए आप नीचे कर दीजिए। टाइम कितना है 6, यानी कि इसका पूंजी कितना हो जाएगा 5/6। अब आते हैं अपना सॉल्यूशन पे डायरेक्ट। क्लियर, ये सब समझाने के लिए 3 व्यक्ति था ए बी सी, ए बी और कौन सी, ए बी और कौन सी। अगर इनके पूंजी का हमसे रेशियो पूछ रखा है पूंजी का, तो सिंपल पूंजी लिखिए। और ए का कितना हो जाएगा भाई, तो बोले सर इसको 5 रुपया मिला है लाभ, को महीना में 6 महीना में। बी को कितना मिला है 4 रुपया, कितने मंथ में 12 मंथ में। सी को कितना है मिला है भाई 7 रुपया, को महीना में 14 महीना में। क्लियर है, कटने लायक रहे तो कटा लीजिए, ये 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है। अब ये क्या बचा 5/6, 1/3 और 1/2। नियम कहता है कि इसको कटाने के लिए आप क्या करिए, सिंपल इन तीनों का नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, फिर बारी बारी से करा दीजिए। ठीक, ऐसे नहीं करना, इसको एलसीएम ले लेना है। 6, 3 और 2 को अगर सब में अगर 6 से गुणा कराएं, 6 से क्यों, क्योंकि कट जाए एक वैल्यू आ जाए, है ना। तो बोले सर 6 कट जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 5, ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 2 और ये ए बराबर कितना हो जाएगा 2 3 है 6 यानी 3। इनका जो पूंजी का रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, 2 और कितने 3। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़िएगा ना तो उसमें एक चीज़ सिखाते हैं कि जब डी कांस्टेंट होगा ना डी, तो एस टी का उल्टा होता है। तो जब रेशियो से बनाएंगे ना तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे रेशियो अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं कब लगेगा, जब डी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का माने हुआ कि एक व्यक्ति घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से कहाँ आएगा घर। अगर कोई व्यक्ति घर से बाजार गया और बाजार से कहाँ आया घर, आने और जाने में सेम दूरी तय किया, तब ये कॉन्सेप्ट काम करता है ना। ये वही दिया है कि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे के जन्मदिन के समारोह में गई। क्लियर है, किस स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर से, और समारोह से फिर कहाँ आएगी घर पे, यानी डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने एक समान, यानी कि सेम है। तब हमसे पूछ रहा है कि उसके घर से उस समारोह के जन्मदिन समारोह का स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्लियर है। तो डी बराबर क्लियर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट कहता है S1 गुना S2, S1 गुना S2 और S1 माइनस S2 करिए और गुना क्या करिए T, गुना क्या करना है T, और T हमेशा किस में होना चाहिए आवर में, क्यों सेकंड में होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है। जिससे डिस्टेंस किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड दे रखा है ना, तो डिस्टेंस भी किस, सॉरी टाइम भी किस में होना चाहिए घंटा में। जैसे इसको समझते हैं डिस्टेंस, पहला स्पीड क्या है 3, दूसरा स्पीड कितना है 4। क्लियर है। वो कहना ये चाहते थे कि अगर सर मैं 3 के स्पीड से वहाँ जा रही हूँ, कितने का स्पीड से 3 के स्पीड से, तो मुझसे जाने में कौ मिनट का देरी हो जा रहा है 20 मिनट देरी से पहुँच रही है। अब क्या की कि उधर से आने में वो अपनी चाल में वृद्धि कर दी और उधर से अपनी गति को कितने का स्पीड से आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो अब घर 30 मिनट जल्दी ही पहुंच जाएगी। क्लियर है, 30 मिनट जल्दी ही पहुंच गई। 3 का स्पीड से गई तो 20 मिनट की देरी हो गया, 4 से गई 4 से आई तो 30 मिनट पहले ही पहुंच गई। तब ये कॉन्सेप्ट काम करता है डिस्टेंस निकालने के लिए। सिंपल S1/S2 लिखिए और S1 माइनस S2 यानी कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लीजिए, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पे टाइम क्या लिखे सर 20 मिनट की 30 मिनट। अब ध्यान से समझिए, इसको समझाने के लिए 2 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए, है ना, फिर समझ जाएंगे। मान लीजिए हम किसी को यहाँ 10 बजे बुलाएं, कितने बजे बुलाएं 10 बजे। एक व्यक्ति जो है ना वो 10:20 में आया मेरे पास, कितने बज करके 10:20 में, और एक व्यक्ति आधा घंटा पहले ही आया गया, यानी कि 9:30 में ही आ गया। कितने बजे 9:30 बजे। एक व्यक्ति 20 मिनट लेट आया और एक व्यक्ति आधा घंटा पहले ही आ गया। हम पूछे कि इन दोनों के बीच का अंतर बताओ समय का, कितना का अंतर है। तो बोले सर कि टोटल अंतर हो जाएगा 50 मिनट का। कितने मिनट का 50 मिनट का, क्योंकि पीछे से एक आगे आएंगे, पीछे से क्या करेंगे आगे जाएंगे 9:30 से 10:20, तो टोटल कितने मिनट होता है भाई 50 मिनट। यानी कि टाइम हमेशा क्या होगा जुड़ जाएगा, 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद, तो 10 कितना हो जाएगा 20, 20 मिनट पहले से 30 मिनट बाद, तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 मिनट। कितना हो जाएगा 50 मिनट। और अभी हम बताएं कि जो स्पीड है पर आवर में है, इसको आवर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 60।
मिनट को घंटा में चेंज किए हैं। ये क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, आपका कट जाएगा ये 3 दूनी का 6 और 2 से ये 2 बार में उसके घर से समारोह के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक देखिए डेसिमल का क्वेश्चन दे रखा है, एक दो क्वेश्चन ऐसा देगा जो बिल्कुल हवा में उड़ाइए, काम खत्म करिए। जैसे देखिए इसको बोल रहे हैं ना कि ये जो वैल्यू दे रखा है ऐसा इसमें से कौन मान हो सकता है। उसने क्या किया, सिर्फ डेसिमल से छेड़छाड़ कर दिया है, किसी में डेसिमल लगाया है बढ़ा के, किसी में घटा के। सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा है, ध्यान से समझिए। इसमें डेसिमल गिनिए को है, ये 4 गो है, 1 2 3 4 5 और ये कितना आ जाएगा 6। यानी कि अगर हम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल का करेंगे हटाएंगे, अपने क्वेश्चन में से डेसिमल हटाएंगे तो इसके भागा में को जीरो आएगा, 4 गो। बोले सर 4 गो, इसमें को आएगा 10 गो, और इसमें को आएगा 1 गो, इसमें भी 1 गो, यानी टोटल कितने आएगा 6। टोटल अगर जीरो का बात करें तो कितने आएगा 6। बस हमको देखना है कि इसमें 6 किसका आ रहा है, तो देखिए इसका 2 3 और 2 कितने 5 हुआ, यानी कि ये नहीं होगा। और इसमें से डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में कितने जीरो आएगा जी, 2 गो, यहाँ पे 1 गो और यहाँ पे 2 गो, टोटल 5 हुआ, यानी नहीं होगा। हमको बट्टा में कितना आना चाहिए, 6 गो। इसमें देखते हैं 3 और 3 6, ये हो सकता है। क्लियर है। इसमें देखते हैं 2 2 4 और 4 8, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 8 गो नहीं 6 गो चाहिए। ये कितना है 3 2 5 और 5 4 9, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बनाते रहना है। देखिए बार बार पाई चार्ट का जो भी क्वेश्चन दे, कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है ना। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल माने 2 भाषा बोलते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल उसी को बोलते हैं जो 2 भाषा जानते हैं। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का एंगल कौन सा है, ये द्विभाषी है, माने बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब भाई ये दोनों, काम खत्म। बाइलिंगुअल ये डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये अकाउंटेंट का 15 9 कितने 24, काम खत्म, ऑप्शन सी। आइए कोड एंड ज्योमेट्री का फिर से एक दे रखा है, समझते हैं इसको भी। देखिए इसको डायरेक्ट नहीं बताएंगे है ना, इस पे एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे 5-10 मिनट का, जो आपको समझाएंगे क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है। अभी थोड़ा सा पॉइंट समझा रहे हैं, समझिए, है ना, समझने लायक चीज़ है। देखिए एक होता है डिस्क्रिमिनांट, विभक्ति कर। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो उसमें एक वर्ड मिलेगा डिस्क्रिमिनांट, विभक्ति कर, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनांट का यूज कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करने के लिए होता है, वो समझा रहे हैं। देखिए डिस्क्रिमिनांट बराबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है उसका, ठीक है। कभी जो होता है जैसे देखो ये लीनियर इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जब आप हल करिएगा तो आपको 2 वैल्यू निकलेगा x का, कभी कभी 3 4, कभी अनंत, कभी नहीं निकलता है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर मान लो ये इक्वेशन है, हम आपसे पूछ दिए कि इसका वैल्यू यानी मूल्य बताओ, हमको रूट बताओ, क्या होगा मूल्य। ये तो पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये हल हो सकता है, इक्वेशन देता है बड़ा बड़ा, तो अगर हमको ये पहले जांच करना है कि क्या ये इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, उसी में काम आता है ये डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट से डायरेक्ट हम इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को पता लगा सकते हैं कि वो हल होगा कि नहीं। हल होगा तो उसका मान क्या आएगा, परिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, कितने वैल्यू आएगा, है ना। तो देखिए कभी भी कोई इक्वेशन हल करिएगा कभी भी, तो डी का वैल्यू यहाँ पे मान लो इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, तो डी का वैल्यू या तो 0 आएगा, या तो डी बड़ा आएगा, या डी क्या आएगा 0 से छोटा आएगा। यही ना हो सकता है जी। डी का मान क्या हो सकता है, या तो बड़ा आ सकता है, सॉरी बराबर आ सकता है, या तो बड़ा आ सकता है या तो छोटा। अगर बड़ा आ जाए ना तो जो मान होगा मूल का उस वास्तविक होगा, वास्तविक यानी रियल, ठीक है, और सेम होगा, यानी कि 2 मूल आएगा तो दोनों का मान सेम आएगा। अगर बड़ा आएगा ना तो वास्तविक तो होगा लेकिन मान अलग अलग आएगा, जरूरी नहीं है कि एक का 2 आए तो दूसरा भी 2 आए, वो 10 भी आ सकता है। और जब डी अगर छोटा आ जाएगा ना, इसका मतलब इमेजिनरी यानी काल्पनिक आता है, होगा कि नहीं काल्पनिक है वो, ठीक है। तो अभी हम क्या समझे कि डी का मान पहले निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन को दिखाने के लिए कि क्या वो वास्तविक है, उसका हल होगा कि नहीं, पहले डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा सी। तो इसका डी का मान हमको निकालना है, तो बोले सर बी का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर कितने हो जाएगा भाई 36, 6 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 36,
डी बराबर निकालने के लिए 6 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 36, और -4AC कितने हो जाएगा 4। ए और सी पाँचती हैं 15, 15 चौका, ए और सी दे रखा है ना, पाँचती हैं 15, 15 चौका 60, 15 चौका कितने 60, और ये माइनस में है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा भाई 96। हमने डी का वैल्यू निकाल रखा है कितने 96। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि सर जो डी है, डी यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं, डी वो 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा ना, तो मूल्य जो होगा, जो मूल्य यानी इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना वो वास्तविक आएगा। क्या आएगा वास्तविक। और विशिष्ट मतलब होता है अलग अलग, क्या चीज अलग अलग, अलग अलग मतलब जो भी वैल्यू इसका आएगा सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पाई चार्ट का क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। इसको अपने से खुद से समझ के और घर पे भी प्रैक्टिस करना है बउआ, है ना, चीज़ों को समझना है। सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिंपल जो सवाल पूछे वो पढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ से ये जो भी है ये हमको देखा रखा है, क्या भाई आयत जो है विद्यार्थियों को दर्शाता है। फर्स्ट लाइन पढ़े तो हमको एक चीज़ पता चला कि सर जो ये थी है ना, ये आयत, इसको ये स्टूडेंट को दर्शा रहा है। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, लड़का लड़की दोनों। क्लियर है, फर्स्ट लाइन से ये हमको पता चल गया। अगले लाइन में पढ़िएगा तो बोल रहा है कि जो सर्कल है वृत्त वो लड़कियों को दर्शा रहा है। ये सर्कल जो है ये किसको दर्शा रहा है, गर्ल्स को। क्लियर है, अगले लाइन में पढ़िएगा तो बोल रहा है कि दीर्घ वृत्त कला संकाय, यानी ये वाला जो है, ये वाला ये कला संकाय यानी आर्ट्स को बोलते हैं, कला संकाय को दर्शा रहा है। ट्रायंगल जो है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज वो त्रिभुज खेल को दर्शा रहा है, यानी कि ये किसको दर्शा रहा है भाई, खेल यानी प्ले को। हमसे सवाल पूछ रहा है कि कितनी छात्राएं, छात्राएं यानी कि लड़की होनी चाहिए। पहली बात छात्राएं पढ़ ली यानी कि क्या होना चाहिए, लड़की, इसी एंगल में से होना चाहिए। क्लियर है, कितनी छात्राएं कला संकाय लिया है लेकिन खेल नहीं, यानी कि कला संकाय तो लिया है लेकिन खेल नहीं, यानी कि एक तो लड़की होना चाहिए। कला संकाय यानी आर्ट्स से होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए लेकिन खेल से नहीं। वो एक ही हमको दिखाई दे रहा है 211, 200 कितने 11, खेल नहीं होना चाहिए ना। तो 211 यानी कि किस में है भाई, एक इसमें है और एक इसमें है। पहले और देख लेते हैं अगला लाइन, पहला का तो आंसर हम निकाल दिए, लेकिन अगले लाइन में फिर पूछ रहा है कि कितने छात्र हैं जो खेल खेलते हैं लेकिन लड़की नहीं है, यानी कि खेल खेलेंगे, यानी कि इस ट्रायंगल जो इंडिकेट कर रहा है ये खेल का है, लड़की नहीं, यानी कि इधर ये। क्लियर है, लड़के ने उनमें कला संकाय लिया है और कला संकाय भी होना चाहिए, जो हमको एक ही दिखाई दे रहा है 171, और ऑप्शन आपका कौन सा सी। क्लियर है, आज हमने 17 सितंबर शिफ्ट 2 को अच्छे से चीज़ों को समझा। आपका भी काम यही है चीज़ों को समझना, है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको चीज़ों को समझिए। जो भी हमने लिखा पढ़ा है, अगर इसको पूरा चाहिए जो भी ये PDF, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के लिंक में जो है ना टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना है, जो इसी यूट्यूब चैनल के है। फेसबुक पेज का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना है ना। इसमें सारा चीज़ हम ये टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।